हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग पढ़ने वाले हैं वन शॉट के अंदर। अगर आपने सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर देखा हो तो टर्म 2 में ये जो हमारा चैप्टर है ये अप्रोक्स 5 मार्क्स का बनेगा, मतलब उसमें 5 मार्क्स का था, 5 का ही बनने वाला है, उससे ज़्यादा कम होने के चांसेस है नहीं। और इस चैप्टर में से जनरली बनते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सैम्पल पेपर में न्यूमेरिकल था और प्रीवियस ईयर में भी देखे तो न्यूमेरिकल्स ही बनते हैं, बट उसके लिए आपको इसकी जो डेफिनेशन वाले जो थियोरेटिकल पार्ट है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो बहुत मज़ा आने वाला है आप सबको। मैं तो यही बोलूँगा कि भाई 2x की स्पीड में देखना और 2-3 बार देख लेना, ठीक है। और चैप्टर के नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिजिटल नोट्स बाय भारत पंचाल सर या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिजिटल नोट्स बाय केमिस्ट्री गुरुजी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रो कहते किसे हैं हम लोग, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो राइज होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा किसे जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, किसे कहेंगे भाई। ओके ये जरूर हो जाता है यार हर एक बार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहा जाएगा भाई। इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देखिए यहां से शब्दों पर फोकस कीजिए। यहां से इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और केमिस्ट्री मीन्स इधर शब्द का मीनिंग बन रहा है केमिकल एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या होती है केमिकल एनर्जी, उनके बीच में क्या रिलेशन है और कैसे आप लोग केमिकल से इलेक्ट्रिकल बना सकते हो, इलेक्ट्रिकल से केमिकल बना सकते हो। इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में पढ़ेंगे भाई। इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन, अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी and chemical energy, electrical and chemical energy and their interconversion, and their interconversion, कि कैसे मैं इलेक्ट्रिकल से केमिकल बना सकता हूँ, कैसे मैं केमिकल से इलेक्ट्रिकल बना सकता हूँ, ये सब मैं इस चैप्टर में पढ़ने वाला हूँ। या फिर दूसरे शब्दों में दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है। अच्छा चाहो तो ना क्लास के साथ नोट्स बना भी लेना, बाकी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बाकी जो बनाना चाहे बना भी सकता है, ठीक है। अभी और डेफिनेशन क्या हो सकती है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी as a result of spontaneous redox reaction, ठीक है। मतलब हम लोग केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, केमिकल एनर्जी बनाएंगे और किसके परिणाम स्वरूप, एक रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के परिणाम स्वरूप। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है, क्योंकि ना इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन भी कवर करती है। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है। रेडॉक्स हमारा 2 वर्ड से मिलके बना है, किस से, रेड प्लस ऑक्स। रेड प्लस ऑक्स मीन्स लाल बैल, बाकी इधर रेड मीन्स होता है रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स होता है ऑक्सीडेशन। तो क्या कहते हैं भाई रेडॉक्स रिएक्शन को, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, या दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है, दोज प्रोसेस इन विच रिडक्शन as well as oxidation both takes place simultaneously, oxidation both takes place simultaneously। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ हो रही होती हैं, ठीक है ना। अब इसको समझें, इससे पहले हमें थोड़ा समझना होगा किसके बारे में, इससे पहले हमें थोड़ा समझना होगा कि भैया रिडक्शन किसे कहते हैं और ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं
रिडक्शन। फोकस कीजिएगा, एक शब्द आप लोग सुन चुके होंगे पहले भी, दैट ऑयल इज रिग। ये इसकी ट्रिक है, ऑयल इज रिग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है भैया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के लॉस की बात करते हैं। वाइल रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब फोकस करने वाली बात है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होगा उधर, है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नेगेटिव कम ही हो रहा होगा ना भाई। तो नेगेटिव कम हो रहा होगा तो ज़्यादा क्या हो रहा होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा होगा। और इधर क्या है? इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये मीन्स नेगेटिव चार्ज गेन किया जा रहा है और नेगेटिव गेन किया जा रहा है, इट मीन्स नेगेटिव इंक्रीज होगा और पॉजिटिव डिक्रीज होगा। क्लियर है? ये सिंपल सी पहचान होती है। कहीं पर भी अगर नेगेटिव डिक्रीज हो, पॉजिटिव इंक्रीज हो, इट मीन्स वो ऑक्सीडेशन है, और अगर कहीं पर नेगेटिव इंक्रीज है, पॉजिटिव डिक्रीज है, वो रिडक्शन है। ठीक है, जैसे मान के चलो ए है, ए ने इधर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ए के ऊपर क्या आ रहा होगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव उससे दूर जा रहा है। एक न्यूट्रल स्पीसीज है, ये न्यूट्रल है, अगर इसमें से 2 नेगेटिव खत्म हो गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर राइज हो जाएगा ना। अब मान के चलो इधर बी है, बी ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 2 नेगेटिव चार्ज आ जाने वाला है। अब समझने वाली बात क्या है? 2 स्पीसीज विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, undergoes oxidation are called, क्या बोलते हैं भैया उन्हें? are called reducing agent, reducing agent, या फिर दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं आप उन्हें? रिडक्टेंट भी कह सकते हैं। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, या फिर समझिए अगर किसी पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इट मीन्स उसकी वजह से किसी ना किसी पर रिडक्शन हो रही होगी। तो ये कौन सा काम कर रहा है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, अगर किसी पर रिडक्शन हो रही है, ठीक है, आप लोग लिखोगे विच अंडरगोज रिडक्शन। अगर किसी पर रिडक्शन हो रही है, आर कॉल्ड, उसे क्या बोल देंगे भाई हम लोग? आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे बेटा जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेंट। क्लियर है? ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ से हम लोग इनको कंबाइंड करके क्या बना सकते हैं भैया? इनको कंबाइंड करके ही क्या बनता है? रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। इनको कंबाइंड करके ही हमारे पास क्या बन के आएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है? जस्ट अभी तो आप लोगों को समझाया। those reaction in which reduction as well as oxidation both takes place simultaneously, अगर कहीं पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रही हैं, उस रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? उस रिएक्शन को ही हम लोग बोलने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलने वाले हैं ब्रो? रेडॉक्स रिएक्शन बोलने वाले हैं। क्लियर है? अब देखिए, पहले जो होती है वो ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि पहले मतलब नैनो सेकंड्स में अगर मैं बात करूं, पहले इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, ठीक है ना, तभी कोई ले पाएगा। तो पहले होती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड इसकी बड़ी फेमस रिएक्शन होती है, बड़ा वेल नोन एग्जाम्पल है इसका। मान के चलो इधर है जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो जिंक के ऊपर क्या आ जाएगा भाई? जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देखिए बेटा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होता है? मान के चलो हमारे पास है कॉपर 2 पॉजिटिव और उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इस पे ऑलरेडी +2 चार्ज है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इलेक्ट्रॉन में से नेगेटिव चार्ज आएगा
तो इसके ऊपर क्या रहेगा, इधर ये बन जाएगा हमारे पास कॉपर, ठीक है। और अगर मैं इनको कंबाइंड कर देता हूँ, अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को कंबाइंड कर दूंगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। अपोजिट साइड की सेम चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। क्लियर, आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस on the basis of conductivity, substance on the basis of conductivity। हम कंडक्टिविटी के बेस पे सब्सटेंसेस को क्लासिफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा ब्रो कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं भाई हम लोग, विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। अगर कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास हो जाने देता है तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कह देते हैं ब्रो, उसको हम लोग कह देते हैं कंडक्टर। अगर कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंसुलेटर। विच डजंट अलो द इलेक्ट्रिसिटी to pass through them, which doesn't allow the electricity to pass through them। अगर कोई सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर। और अगर कोई इस बीच इनके दरमियान एग्जिस्ट करे, है ना, बीच में हो, तो उसे बोल देते हैं सेमी कंडक्टर। आधा कंडक्टर है, आधा इंसुलेटर है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, दो सब्सटेंस हुज electrical conductivity lies between conductor and insulator। याद है ना वो N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे होते थे। और इंसुलेटर किसे कहोगे, जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब इंसुलेटर होते हैं। और कंडक्टर किसे कहते हैं, कंडक्टर तो जैसे मेटल्स होगी जो अपने अंदर से आसानी से करंट को पास आउट होने देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास आएंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर। हमारे पास बेटा जी 2 तरह के कंडक्टर होते हैं, मैं बताऊँगा आपको। इनको थोड़ा डिटेल में भी हम लोग देखने वाले हैं, कौन कौन से हैं भाई वो 2 कंडक्टर। फर्स्ट इज मेटालिक कंडक्टर एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब मेटालिक कंडक्टर किसे कहेंगे, दो कंडक्टर जिनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से जो करंट पास होगा ना भैया वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पास होगा। एंड अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करूं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो किस वजह से होगी भाई, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू आयंस। किसकी वजह से, आयंस की वजह से। तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं कौन से कंडक्टर, एक। अच्छा, इस चीज़ को हम डिस्कस करें ना, इससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, इस बात को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये वैसे शब्द आप लोग पहले भी सुन के आए हो, है ना, इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों ने पहले भी सुना ही होगा। किसे कहते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है उन सब्सटेंस को, दो सब्सटेंस विच डिसोशिएट, दो सब्सटेंस विच dissociate into ions in their aqueous solution on passing electricity,
ऐसे सब्सटेंस जो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। कब? जब हम उनके एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड, उन्हीं को क्या बोलते हो आप लोग? आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज electrolysis, and this process is known as electrolysis. Are you getting my point? I hope you are. मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास AB नाम का एक सब्सटेंस है, इस AB नाम के सब्सटेंस को हमने एक कंटेनर में ले लिया। ये हमारे पास एक कंटेनर है, बहुत गंदा कंटेनर बनाया है, तौबा तौबा तौबा। ये फिर भी ठीक है, ठीक है। इसको पानी में डाल देते हैं पहले, इसको ना इस भाई साहब को नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। अब इसको पानी में डाल देते हैं, नहला देते हैं, गर्मियों का टाइम है, नहा भी सकता है ये, ठीक है। भाई को पानी में डुबो के ना फिर अब इसमें से करंट पास कराएंगे, अब आएगी फील। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी। अब ये जो सब्सटेंस है ना हमारा, ये सब्सटेंस हमारा आयंस में टूट जाएगा, ठीक है। हमारा ये सब्सटेंस टूट गया आयंस के अंदर, ए पॉजिटिव हो गया, बी नेगेटिव हो गया। अगर ये सब्सटेंस आयंस में टूट जाता है, इट मीन्स इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, यहाँ पर एक शॉर्टकट याद रखना होता है आप लोगों को, पैनिक। और उसके याद कैसे रखोगे पैनिक को? जब किसी को करंट लगता है तो मज़ा किसी किसी को आता है, सिर्फ एक को आता है मज़ा। वो नहीं था भाभी जी घर पर हैं में, तिवारी जी नहीं थे, शुक्ला जी, आई लाइक इट वाले, है ना, उनको मजा आता है करंट लगने पे, वरना सबको थोड़ा बुरा लगता है। तो करंट लगने से पैनिक होता है। अब इस पैनिक का मतलब क्या है? इस पैनिक का मतलब है बेटा, पॉजिटिव इज एनोड, पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। पॉजिटिव जो होता है आपके पास वो एनोड होता है, और नेगेटिव क्या होता है बेटा जी? कैथोड होता है। यहाँ से देख लीजिए, पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ना दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कौन कौन से भाई? ओके, बहुत गंदा। एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग? विच डिसोशिएट कंप्लीटली, विच डिसोशिएट कंप्लीटली। अगर कोई आपने एक सब्सटेंस लिया और वो सब्सटेंस ना 100% आयंस में डिसोशिएट हो जाए, जैसे ये सब्सटेंस लिया और जितना भी आपने लिया है ये पूरे का पूरा ही आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाता है, 100% जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होती है, वैसे वो डिसोशिएट 100% कर चुके होते हैं, उन्हें बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर कोई थोड़ा सा ही पोर्शन जिसका आयंस में टूटता है, जिसको डिसोशिएट करवाने पे जो थोड़ा सा ही टूटे, विच डिसोशिएट पार्शियली, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है, ठीक है, और इसका बहुत तनिक सा पोर्शन 0.1 से लगा लो 5% तक अगर डिसोशिएट हो पाए। अच्छा, एग्जाम्पल क्या रहेगा? इधर जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं HCl, H2SO4, या फिर अल्कली मेटल्स के जो बेस होते हैं जैसे NaOH, KOH, ये सब ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। या फिर जो हमारे पास सोल्ट होते हैं, सोल्ट सभी। और अगर मैं इधर वीक की बात करूँ, वीक में जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो भी फैमिली होगी ना, ऑर्गेनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि इथेनोइक एसिड है ना, CH3COOH, ये सब जो होते हैं वीक होते हैं। या फिर जो अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड होते हैं जैसे कि CaOH ट्वाइस, ये सब जो होते हैं ये वीक होते हैं। इसी तरह से हमें एक छोटी सी टर्म और सुनने को मिल जाती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, सिंपल समझिए कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? ऐसे सब्सटेंस जो आयंस में डिसोशिएट नहीं हो पाते, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो पूरे हो पाते हैं, वीक जो थोड़े से हो पाते हैं, और जो बिल्कुल भी ना हो पाए, ठीक है ना। दो सब्सटेंस विच डजंट डिसोशिएट, दो सब्सटेंस विच
डजंट डिसोशिएट इनटू आयंस, ऐसे सब्सटेंस जो आयंस में डिसोशिएट ही नहीं हो पाते हैं, डिसोशिएट इनटू आयंस, आर कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं बेटा जी आप लोग, आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शुगर है, ये आयंस में नहीं ब्रेक होता, जैसे कि ग्लूकोज है, जैसे कि यूरिया है, ये सब कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो आयंस में डिसोशिएट नहीं होते। इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में डिसोशिएट होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं। चलिए अब लेट्स कम टू द पॉइंट कि जो हमारे कंडक्टर होते हैं, जैसे कि मैंने बात करी सर कंडक्टर तो बस में भी होता है, जो बस को चलाए वो भी कंडक्टर, और ड्राइवर होता है ना बस को चलाने वाला, टिकट लेने वाला होता है आई थिंक कंडक्टर। अरे भाई ये इधर से क्यों नहीं जुड़ के आता है, ठीक है। अब देखिए दो तरह के कंडक्टर होते हैं, सबसे पहले मेटालिक कंडक्टर और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर किसे कहेंगे बेटा, जिनमें से जो करंट पास होता है वो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर किसे कहेंगे, जिसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो होती है आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जो आयंस में ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर आयंस होते हैं चार्ज कैरियर, आयंस की वजह से करंट पास होता है। तो आप लोग क्या लिखने वाले हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू आयंस, ठीक है बेटा। अब क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट पास होता है तो दीज आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इन्हें आप लोग क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोल सकते हो। और इन्हें आप लोग क्या बोल सकते हो, क्योंकि आयंस की वजह से करंट पास हो रहा है, दीज आर ऑल्सो नोन एज आयोनिक कंडक्टर। क्लियर है। अब देखिए मेटल में से अगर आपने करंट पास करवाना है तो मेटल का टूटना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि लोहे की तार में से करंट पास करा रहे हो तो लोहे की तार को टूटना पड़ेगा। इवन अगर लोहे की तार टूट गई तो करंट नहीं पास होगा, फिर तो अपरिचित बन जाएगी, है ना। वो तार गिर गई थी पानी में, याद है, फिर वो भाई में कई सारी आत्माएं। चलो फन नहीं करना चाहिए ऐसी बातों का, जस्ट मैं बात बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है। तो नो डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर करंट पास हो रहा है तो सब्सटेंस को डिसोशिएट होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप मान के चलो NaCl में से करंट पास करा रहे हो तो उसका डिसोसिएशन होना जरूरी है, उनका ब्रेकअप होना जरूरी है। NaCl को टूटना पड़ेगा, Na पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, वो आयंस बनेंगे तभी करंट पास होगा। तो आप इधर क्या लिखने वाले हो, डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस, डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस, ठीक है। इधर जो हमारा सब्सटेंस है वो डिसोशिएट होगा और तभी करंट पास होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, अगर आप एक मेटालिक कंडक्टर लेते हो तो उसमें कोई सब्सटेंस फ्लो नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। बट अगर आप एक इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो उसमें प्रॉपर सब्सटेंस फ्लो होता है, Na और Cl दोनों को फ्लो होना पड़ता है तभी उसमें से करंट पास हो पाएगा। चलो ये एक पॉइंट है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेटालिक कंडक्टर का, क्या फंडा रहता है कि इसमें से आप हाई वोल्टेज का करंट पास करवा पाते हो, हाई एज वेल एज लो। आपने देखा होगा जो ये तारे लगी होती हैं इनमें से हाई वोल्टेज का करंट इजीली पास हो जाता है, ठीक है। हाई एज वेल एज लो वोल्टेज ऑफ करंट कैन पास थ्रू, करंट कैन पास थ्रू। और इधर क्या रहता है भाई, ओनली लो वोल्टेज ऑफ करंट कैन पास थ्रू, लो वोल्टेज ऑफ करंट कैन पास थ्रू। इसमें सिर्फ लो वोल्टेज का करंट ही आप लोग पास करवा सकते हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट इज हाँ,
टेम्परेचर का बड़ा फंडा होता है। अगर आप किसी मेटालिक कंडक्टर में से, जैसे आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी का कट बहुत लगते हैं। ये वन शॉट में 2-3 दिनों से प्लान कर रहा हूँ, बट मेरा जो रूम है वो ऐसा है कि गर्मी बहुत हो जाती है। इसमें कॉर्नर का रूम है, विदाउट एसी नहीं बन पाता, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का कट लगते हैं गर्मियों में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का लॉस बहुत होता है। देखिए जैसे हमारे पास वायर है, मेटल्स के पास क्या होते हैं, पॉजिटिव कर्नल होते हैं, पॉजिटिव होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब गर्मी बढ़ती है ना तो ये होल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है। तो आप लोग क्या लिखोगे? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी। यहाँ पर कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। और अगर मैं इस केस में टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, इलेक्ट्रोलाइट के केस में, देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो जल्दी जल्दी आयंस बनेंगे, ज़्यादा आयंस बनेंगे, ठीक है ना, और उनके पास एनर्जी आएगी तो फास्टली मूव भी करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा रहता है। तो आप लोग क्या लिखोगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा भाई? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इनकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है ब्रो? इंक्रीज हो जाती है। क्लियर होता है? अब एग्जाम्पल की बात करें तो मेटालिक कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे कि हमारे पास है आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, है ना। इधर क्या आ जाएगा? NaCl, NaOH, KCl, KBr, ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आ जाते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भाई, क्या आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास? तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, अच्छा इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा छोटा है एक टॉपिक आ जाता है सेल। वैसे सेल टॉपिक जो है वो सिलेबस से कट चुका है, बट इसकी बेसिक नॉलेज आप लोगों को स्टिल होनी चाहिए। सेल किसे कहते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट डिवाइस which is used to convert one form of energy into another form of energy। ठीक है ना। ये वो डिवाइस है जो एनर्जी की एक फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी की दूसरी फॉर्म में। अब दो तरह के सेल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं भाई वो सेल? सबसे पहले है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा है भाई हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहला है हमारे पास, सॉरी बेटा जी, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है ना, सॉरी, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थोड़ा सा। उम्मीद है जब तुम्हारे पेपर चल रहे होंगे, तुम्हारे सर की शिफ्टिंग हो रही होगी इधर, और जब रिजल्ट आएगा तो जो हमारे टॉपर रहेंगे उनको घर बुलाया जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं? सेल जो एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं? विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। जो केमिकल एनर्जी से क्या बना दे भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है कौन सी एनर्जी के अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार। नेक्स्ट है नेक्स्ट होगा बेटा जी हमारे पास, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं? थोड़ी सी नॉलेज इसकी होनी चाहिए चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं? विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। जैसे कि अपने पास इसमें क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हो तो इस तरह से आपको दो बिकर देखने को मिलते हैं।
ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर इनको जोड़ने के लिए, बिकर्स को जोड़ने के लिए ना एक सोल्ड ब्रिज बना देते हैं। वाह, यहाँ पर आईपैड अच्छा लगता है। मेरे को ही पिकासो बना दिया इसने तो, मतलब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी थी नहीं। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पर ना सबसे पहले हम रोड ले लेते हैं। एक तरफ हम लोग जिंक की रोड ले लेते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लोग कॉपर की रोड ले लेते हैं। ठीक है, अब भाई साहब जिंक की रोड को डाल देते हैं जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। जिंक रोड को आपने डाल दिया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये हमारे पास जिंक की रोड है और आपने इसको डाल दिया है ZnSO4 सॉल्यूशन। और ये हमारे पास कॉपर की रोड है, कॉपर की रोड को आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है ना, और इनको कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर वायर लगाई और इधर एमीटर लगा दिया, या फिर कह लीजिए आपने यहाँ पर बल्ब लगा दिया। तो क्या होगा, अच्छा ये जो हमारे पास क्या है, ये सोल्ड ब्रिज है। इसके लिए बेटा जी आप लोगों ने शॉर्टकट क्या रखना है, देखिए उस केस में करंट लग रहा था, अब करंट लगने पर पैनिक होता है। इस केस में हम लोग करंट बना रहे हैं, अब करंट बनाने के लिए हमें लोन लेना पड़ेगा। करंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, लोन लेना पड़ेगा। लोन का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट में क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, किस पर होगी भाई, एनोड पर, और एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर आप उस केस में देखते हो तो उधर पैनिक था, पॉजिटिव इज एनोड, और इधर एनोड जो है वो नेगेटिव है। चलो टॉपिक पे आते हैं। लेफ्ट में क्या होगी, ऑक्सीडेशन। इधर आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगी, इधर ऑक्सीडेशन है तो ये इधर अपने आप क्या हो जाएगी भाई, रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर, ये एनोड है तो ये क्या बन जाएगी भाई, ये हमारे पास बन जाएगी कैथोड। एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है। फोकस कीजिए, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं इधर से इधर। जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो करंट किस हुई, इधर एमीटर जो है इस तरफ दिखाएगा। ठीक है, एमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट आता है तो करंट इस तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर करंट जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मास पार्टिकल होते हैं, तो मास पार्टिकल है तो धीरे धीरे ये कम होने लगेगा, जो जिंक की रोड है वो कम होने लगेगी। और इधर ये मास पार्टिकल आ रहे हैं तो जो कॉपर की रोड है वो थोड़ी सी मोटी होने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ से एक टॉपिक जो निकल के आता है, जिसके लिए मैंने करवाया है, यहाँ से निकल के आता है सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल नोटेशन। किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, देखिए लेफ्ट में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और बीच में क्या आएगा, एक सोल्ड ब्रिज, और इधर क्या आएगी, रिडक्शन। तो जब भी किसी सोल्ड ब्रिज किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सेल की जो नोटेशन लिखी जाती है वो इसी तरह से लिखी जाती है कि भैया लेफ्ट में ऑक्सीडेशन और राइट में क्या है, रिडक्शन है। और अगर आप प्रॉपर रिएक्शन करके दिखा रहे हो तो ऐसे Zn से क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव, इधर सोल्ड ब्रिज है, कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन गया भाई, कॉपर बन गया। क्लियर है ना, Zn से Zn2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन गया है। क्लियर है, ये हमारी क्या होगी, सेल नोटेशन होगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो सोल्ड ब्रिज लगाया है हमने, इसके क्या फायदे हैं। ओके, तो बात कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद हमारे पास आ जाता है सोल्ड ब्रिज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, है ना। सोल्ड ब्रिज आपने देखा होगा, एक्चुअल में ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। सोल्ड ब्रिज कुछ इस तरह से होता है, और अगर मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ मन में ही रखना। मतलब क्या है, ड्राइंग मेरी अच्छी है, बट क्या है कि एकदम से मैं दिखाना नहीं चाहता सबको ना, अपनी कला ऐसे नज़र सी लग जाती है। दैट्स वाई मैं थोड़े से खराब डायग्राम बना देता हूँ, वरना ड्राइंग तो मेरी बहुत अच्छी है। क्या बात है, चलिए
तो कुछ इस तरह से एक हो गया, ठीक है। बाकी ये पूरा यू की शेप में तो आ नहीं रहा है, होती बस कि इसकी यू की ही शेप है, ठीक है बेटा। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये है। तो क्या लिखा गया है भैया इसमें, सिंपल, इट्स एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। एक यू शेप की ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भरा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मींस होता है कि नॉन रिएक्टिव होता है, रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना। और वो क्या हो सकता है, उसके अंदर KCl, KNO3, K2SO4 इन अगर अगर फॉर्म, अगर अगर का मतलब होता है जेली लाइक, मतलब ताजा ताजा बनाया है और वो सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड सी फॉर्म में है, ठीक है। हुज वन एंड इज डिप्ड इन वन बीकर एंड सेकंड एंड इज डिप्ड इन अनदर बीकर। बेटा जी इसका एक एंड एक बीकर में रहेगा और दूसरा एंड दूसरे बीकर में रहता है। अब अगली बात है कि सर ये काम क्या करता है, इसके फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन तो बेटा जिसका यही है, इट प्रिवेंट द पासेज ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट इनटू अनदर। देखो यार, अगर आपको कभी भी ना देखिए इलेक्ट्रो पोटेंशियल एक टॉपिक आएगा, आप किसी भी मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डालते हो, जैसे कि एक मेटल है और इस मेटल को आप इसी के सॉल्यूशन में डाल दोगे, ठीक है। मतलब आप पूरी कोशिश करते हो कि इधर से इधर ना जाए, देन दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करता है ये, प्रिवेंट द पासेज ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट इनटू अनदर। दूसरा क्या करता है, ये देखिए जो सेल होता है, सेल का ये आउटर सेल सर्किट है, ये क्या है, आउटर सेल सर्किट है, जो कि वायर और एमीटर ने कंप्लीट किया है। ये सेल का इनर सेल सर्किट है। इनर सेल सर्किट को कौन कंप्लीट कर रहा है, इनर सेल सर्किट को ये सोल्ट ब्रिज कंप्लीट कर रहा है। अगली बात है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट बोथ द बीकर। दोनों बीकर अलग अलग पड़े थे, इनमें काम कब स्टार्ट हुआ, जब ये सोल्ट ब्रिज से जुड़ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन बोथ हाफ सेल। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बना के रखता है। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है इधर से इधर, तो इधर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है ना, और इधर से नेगेटिव जा रहा है तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया है और चार्ज जो है इम्बैलेंस हो गया है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इसके अंदर आपके पास KCl भरा हुआ है, ठीक है बेटा। अब देखो इस साइड पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, इस साइड नेगेटिव बहुत ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव को भेज देता है इस तरफ और नेगेटिव को भेज देता है उस तरफ, सो दैट की चार्ज जो है बैलेंस हो जाए। इस तरह से ये इधर काम करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जब भी आप किसी मेटल को लेते हो, ठीक है, मान के चलो कि ये मेरे पास एक मेटल है, कोई भी मेटल है, एक्स मेटल है। एक्स कौन थी सर, हो हाँ, यहाँ पर कोई भी एक मेटल है, कुछ भी मेटल हो सकता है, लाइक ए नाम की मेटल है और आपने इसको ए नाम के सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है, आपने इसको ए नाम के सॉल्यूशन में डाल दिया। तो ऑब्वियसली जब ये मेटल है और जो इसका सॉल्यूशन है ना, तो इट मींस ये मेटल इधर कटायनिक फॉर्म में होगी, सॉल्यूशन में वो मेटल कटायनिक फॉर्म में होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने जिंक को लिया जिंक सल्फेट में, तो जो जिंक सल्फेट होता है उधर जिंक कटायनिक फॉर्म में होता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट होता है उधर कॉपर कटायनिक फॉर्म में होता है, सो ऑन। इस तरह से कहानी घटित होती है भाई। तो भाई साहब, जब ये मेटल को आपने इसके सॉल्यूशन में डाला तो इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल्स का डिफरेंस होगा, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सिंपल शब्दों में अगर डिफाइन करना चाहते हो कैसे लिखोगे, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इट्स ऑन सॉल्यूशन। जब हम किसी मेटल को उसके सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो। अब एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, किसी मेटल की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मींस किसी मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। क्लियर है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, लूज करना या फिर गेन करना, जब किसी मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डाल देंगे। अच्छा, यहां पर एक शब्द और सुनने को मिलेगा आप लोगों को, वो शब्द होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा शब्द है ब्रो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए क्या होता है, सिंपल शब्द में डिफाइन कर रहा हूं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल या ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और gain electron when it is placed in its on solution। ये तो सिंपल है, ये तो हम डिफाइन कर चुके हैं।
अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। कंडीशंस क्या रहेंगी भाई? स्टैंडर्ड रहेंगी। अब वो स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं? दैट इज टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक, और कंसंट्रेशन होगी भाई 1 मोलर। किसी भी मेटल की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी या फिर गेन करने की टेंडेंसी कब? जब मैं उस मेटल को उसके सॉल्यूशन में डाल दूंगा और कंडीशन स्टैंडर्ड दी गई हैं, ठीक है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आगे इसके फर्दर टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से भाई? एक टाइप हो सकता है यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और दूसरा हो सकता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब समझिए, जो आईयूपीएसी है ना, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर करता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान के चलता है। क्लियर है? अब देखो, अब किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाया, और उस डिवाइस को प्रेम से बोलते हैं SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस डायग्राम को देख लो थोड़ा सा आप लोग, समझा देता हूं इधर थोड़ा सा। देखो भाई, कुछ इस तरह से डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने एक कंटेनर ले लिया है, ठीक है। उस कंटेनर में एक ग्लास का बिकर लिया है, ठीक है, और उसके अंदर एक और ग्लास का बिकर लिया है, और इसके अंदर ये है एक प्लेटिनम की वायर, और इस प्लेटिनम की वायर को नीचे आप लोगों ने कनेक्ट कर रखा है विद प्लेटिनम फॉइल। किससे कनेक्ट कर रखा भाई? प्लेटिनम फॉइल से। अब यहां पर क्या है कि प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और इसको आप डाल दे रहे हो 1 मोलर HCl सॉल्यूशन के अंदर। ये पूरा है। अब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, मतलब इसको देख के तो इसकी जो खुद की पोटेंशियल होती है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो कितना होता है भैया? 0 होता है। अब किसी भी मेटल को इसके साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि भाई उसकी पोटेंशियल क्या है, कि वो इसको इलेक्ट्रॉन देना पसंद कर रही है, इससे इलेक्ट्रॉन लेना पसंद कर रही है। उस बेस पे हम लोग उनको लिखते हैं। लिखा भी गया है। क्या लिखा गया है भाई? ये वो छोटा सा डिवाइस है, डिवाइस विच इज यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। और इसके बारे में खास बात क्या है? दैट इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन पोटेंशियल। इस पर ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, इस पर रिडक्शन भी हो सकती है। मान के चलो ये एज एनोड काम कर रहा है। अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो इस पर कौन सी रिएक्शन होगी भाई? एनोड ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके दिखाएगा, 2H पॉजिटिव। अगर इस पर रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन नहीं गेन करेगा, हाइड्रोजन के जो आयंस है उस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव जो आयंस ये लिखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो ये H2 बन जाए, उल्टी हो जाती है रिएक्शन। क्लियर है? अब सारी आपने मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है। EC सीरीज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। आपने क्या किया? आपने बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स ली और उनको शी के साथ कनेक्ट किया। शी के साथ कैसे कनेक्ट करोगे? हाइड्रोजन है और उसको मतलब पूरा अपरेटस है, और दूसरी तरफ कोई दूसरी मेटल है, लाइक जिंक है, जिंक सल्फेट में, कॉपर है, कॉपर सल्फेट में, सिल्वर है, सिल्वर नाइट्रेट में। इस तरह से अलग अलग मेटल को उनके सोल्यूशन में डाल के वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया सारा सिस्टम, ठीक है। एक तरफ तो शी रहेगा, एक तरफ दूसरी मेटल रहेगी उसके सॉल्यूशन में, और इधर हम लोग वोल्ट मीटर लेके कनेक्ट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि कोई इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इधर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, और ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस आ जाएगी, क्योंकि आईयूपीएसी रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानता है, ठीक है। अगर मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है इट मीन्स उस पर रिडक्शन हो रही है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव मानी जाएगी। क्लियर है? चलो, अब बहुत सारी मेटल्स को हमने अरेंज कर दिया। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? सिंपल सी बात,
अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बहुत सारी मेटल्स को आप अरेंज कर दीजिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जब आप अरेंज करते हो तो कुछ इस तरह से होता है, लीटा, कार, आड़ी, जमी, फनी, पंजाबन है, ये हाइड्रोजन है। क्यूट, अंग्रेजन, भारत आई कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। लीटा, लिथियम की वैल्यू होती है -3.05, कैल्शियम की वैल्यू होती है -2.87, एल्यूमिनियम की होती है -1.66, जिंक की होती है -0.76, आयरन की होती है -0.44, निकल -0.25, उसके बाद है लेड -0.13, हाइड्रोजन मैं बता चुका हूँ कि इसकी 0.00 वोल्ट होती है। इसके बाद है कॉपर +0.34, सिल्वर +0.80 वोल्ट, ब्रोमीन 1.08 वोल्ट एंड गोल्ड होता है 1.50 वोल्ट। आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ये आपको गिवन रहेंगी, बस ये थोड़ा सा ट्रिक याद कर लेना, ये फायदेमंद है। अब देखो, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर लेते हो तो आपको क्या फायदा हो जाता है? सबसे पहला फायदा हो जाता है कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। अब मैं आप लोगों को सीन समझाता हूँ। देखो बेटा, ये है, फोकस करना, ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ध्यान से, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपने अरेंज किस तरह से किया हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम इन किया, ठीक है ना। ये क्या होता है बेटा जी, यहां पर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहां पर जाने पर उनकी रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ती जा रही है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि उनकी खुद पे रिडक्शन करवाने की पावर, बढ़ रही है। इट मीन्स दूसरों पे ऑक्सीडेशन करने की पावर बढ़ रही है, दूसरों पे ऑक्सीडेशन ज्यादा करवाएंगे, और दूसरों पे ऑक्सीडेशन ज्यादा कराएंगे, इट मीन्स ये उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है। रिपीट कर रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर किसी पे रिडक्शन होती है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि उसकी वजह से किसी दूसरे पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, इट मीन्स उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। यहां पर आप लिख सकते हो, हायर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, more will be ऑक्सीडाइजिंग पावर, की ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। और अगर किसी का ऑक्सीडेशन पर, अच्छा, ये जो वैल्यू दे रखी है बेटा, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अगर आप में से कोई चाहता है कि नहीं सर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, तो आप लिख सकते हो। रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक दूसरे के रिवर्स है, तो इनका आप साइन चेंज करके आप कर सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे जिंक है, ये जो जिंक की वैल्यू दे रखी है आपको, ये इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। अगर आप चाहते हो इसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना, तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा और ये +0.76 हो जाएगा, और ये इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? ये इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, या कह लीजिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो, अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है तो प्लस में इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इट मीन्स उसकी कौन सी पावर ज़्यादा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, मतलब वो दूसरे पर रिडक्शन कराएगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, लोअर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, more will be
या हायर विल बी कौन सी पावर, रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो मतलब वो खुद पे ऑक्सीडेशन करना चाह रहा है, दूसरे पे रिडक्शन करना चाह रहा है, ये उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। मोर विल बी रिड्यूसिंग पावर, कन्फ्यूजन मत रखना, सिंपल शब्दों में बताई है बातें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट इज प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो आप उस रिएक्शन को देख के बता सकते हो कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा वाइब्स आएंगी। जैसे कि Zn है प्लस Cu2 पॉजिटिव है, गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। आप कंपेयर कर दीजिए जिंक को जिंक के साथ, कॉपर को कॉपर के साथ। यहाँ पर जिंक 0 है, इधर ये +2 है, इधर ये +2 है, इधर ये 0 है। 0 से +2 और इट मीन्स इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इट मीन्स यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, इधर ऑक्सीडेशन हो रही है। +2 से 0 इट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, इधर कौन सी रिएक्शन हो रही है भाई, इधर हो रही है रिडक्शन। ठीक है ना। अब समझो, अब यहाँ पर एक शॉर्टकट आप लोगों ने याद रखना है। एक शॉर्टकट है आपका नीर। क्या शॉर्टकट है बेटा, नीर। नीर पानी का एक पर्यायवाची होता है, पानी की एक फॉर्म को नीर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे रिडक्शन होगी, नीचे कौन सी रिएक्शन होगी भाई, रिडक्शन होगी। अब फोकस कर लीजिए इधर, ठीक है। अब देखो आपने ये तो देख लिया कि हाँ भाई क्या हो रहा है, ये जिंक है, ये कॉपर है, जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर पे रिडक्शन हो रही है। कॉपर पे रिडक्शन हो रही है, सीरीज में देखो कॉपर कहाँ है, ये रहा कॉपर, कॉपर नीचे है। नीचे कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, नीचे रिडक्शन होगी। नीचे कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगी। और रूल भी यही बोलते हैं कि नीचे रिडक्शन होनी चाहिए, और नीचे रिडक्शन हो रही है, कॉपर वाले पे रिडक्शन हो रही है। तो आप लोग क्या लिख दोगे, यस यस दिस रेडॉक्स रिएक्शन इज पॉसिबल, या दिस रेडॉक्स रिएक्शन इज फिजिबल, ये हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछ लेता है, मान के चलो कुछ ऐसा है, सेम रिएक्शन है, थोड़ा उल्टा कर देते हैं इसको, Zn2 पॉजिटिव Cu, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव। कंपेयर कर दीजिए किसको किससे, जिंक को जिंक से, कॉपर को कॉपर से। बहुत गंदा किया है मैंने, ऐसे कंपेयर कर दिया। ठीक है, अब ये +2 से 0 हो रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, और पॉजिटिव चार्ज घट रहा है इट मीन्स ये रिएक्शन कौन सी है भैया, ये रिएक्शन है रिडक्शन। और ये 0 से +2 हो रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। रूल क्या बोलते हैं, नीर, नीचे रिडक्शन होती है, मतलब जिंक और कॉपर में से जो नीचे उस पर रिडक्शन होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो जिंक और कॉपर में से कौन नीचे है, ये रहा जिंक, ये रहा कॉपर, कॉपर नीचे, नीचे वाले पे रिडक्शन होनी चाहिए क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा ना, तो रिडक्शन होगी ना इस पर, होनी भी चाहिए रिडक्शन। और यहाँ पर हो क्या रहा है, जिंक पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आप लोग क्या लिखोगे, नो दिस रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है predicting whether a metal will react with dilute mineral acid and will evolve hydrogen gas or not। याद रखिए, एक एसिड है, एसिड क्या करता है, देखिए सिंपल से बता रहा हूं, ए मेटल हैविंग नेगेटिव वैल्यू, सिंपल शॉर्टकट है, याद रखना, नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल will liberate H2 gas from dilute acid। साधारण भाषा में यह है कि अगर किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इट मीन्स वो मेटल H2 गैस रिलीज कर देगी। सर क्यों, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का खुद का पोटेंशियल 0 होता है, तो जिसकी वैल्यू माइनस में है रिडक्शन की, इट मीन्स वो रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन चाहती हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन देंगी, और वो जो H पॉजिटिव है, एसिड में से H पॉजिटिव निकलेगा, वो H2 रिलीज करेगा। देखिए ये मान लीजिए एक एसिड है H पॉजिटिव,
तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर कोई मेटल ऊपर रहेगी, इट मीन्स वो को क्या शो करना पसंद करती है, वो ऑक्सीडेशन, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, वो इसके काम आएंगे और ये H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। या फिर सिंपल याद रखो, जो सीरीज में ऊपर है वो इजीली हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगी। नेक्स्ट है एक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल। किसी भी मेटल की एक्टिविटी या रिएक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। याद रखिए, जो मेटल सीरीज में जितनी ऊपर है वो ज्यादा एक्टिव है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन देना चाहती है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आयरन और निकल में से कौन एक्टिव है, सिंस आयरन ऊपर है तो वो मोर एक्टिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का ईएमएफ आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जब ये होता है तो इसको ई नोट सेल बोलते हैं। ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट सेल का फॉर्मूला होता है बेटा, ई नोट सेल इज ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। वो जो सेल नोटेशन होती है ना, राइट वाले में से लेफ्ट वाला, या फिर आर ओ है ना, आर ओ, आर और इधर ई नोट ओ। आर मतलब इधर रिडक्शन और ओ मीन्स इधर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन कर दीजिए। मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपको सेल नोटेशन दी गई है Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव बाई Cu। आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, कुछ इस तरह से दिया जाएगा, ई नोट Cu2 पॉजिटिव बाई Cu इज माइनस 0.34 वोल्ट नहीं होता, ये प्लस 0.34 वोल्ट होता है। और ई नोट Zn2 पॉजिटिव बाई Zn इज माइनस 0.76 वोल्ट। थिकनेस बहुत कम है पेन की, है ना। चलो इधर आ जाइए। हाँ, तो बेटा जी अगर आप इन पोटेंशियल को देखो, कौन सा पोटेंशियल दे रखा है, देखो यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर 0 है, यानी पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। इट मीन्स ये कौन सा पोटेंशियल है, ये इधर रिडक्शन पोटेंशियल है। इधर +2 है, इधर 0 है। रिडक्शन पोटेंशियल दिया होना चाहिए क्योंकि आईपीएससी रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ यानी कि ई नोट सेल निकालना है। और ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, या ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। अब राइट में क्या है, कॉपर। कॉपर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, प्लस 0.34। माइनस लेफ्ट में क्या है, जिंक। जिंक की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, माइनस 0.76। इसको सिंपल आउट कर दीजिए, प्लस 0.34 प्लस 0.76 दैट इज 1.10 वोल्ट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये सुनो, चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नॉन्स्ट इक्वेशन। किसे कहते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन, डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर। देखिए मैं एक बात आता हूं, आप लोगों ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शी की हेल्प से करते हैं, कुछ वैल्यू आ जाती है, बट वो कब वैलिड है, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है। टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसी कंडीशन हमेशा ना रहे। जनरली कंसंट्रेशन वेरी कर जाती है, कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर नहीं रहती। तो जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है तो उधर हेल्प कौन करती है, नॉन्स्ट इक्वेशन। क्या होती है नॉन्स्ट इक्वेशन साधारण शब्दों में, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल और अ सेल व्हेन कंडीशंस आर नॉन स्टैंडर्ड। कंडीशंस आर नॉन स्टैंडर्ड, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं आप सबको पता होगा। क्या होती है स्टैंडर्ड कंडीशन, जहां पर टेम्परेचर हो 298 केल्विन, प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेरिक और कंसंट्रेशन हो 1 मोलर। जनरली ये सभी कंडीशन सेटिस्फाइड रहती हैं, सिर्फ इस कंडीशन में झोल हो जाता है ना, क्योंकि 1 मोलर कंसंट्रेशन सिर्फ कब हो सकती है, जब आपका वो सॉलिड स्टेट में रहे, है ना, तब, या प्योर लिक्विड में तब होता है। जनरली ये वेरी कर जाती है। तो देखिए
अब हम एक सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल निकालना चाह रहे हैं। फोकस करिएगा बेटा ध्यान से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल, तो हम लोग यहाँ पर रिडक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मेटल है, आयनिक फॉर्म में है, उसने एन इलेक्ट्रॉन का गेन किया, वो क्या बन गई? मेटल बन गई। जब कोई इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है तो वो रिडक्शन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ नस्ट इक्वेशन के लिए एक्सप्रेशन दीजिए, तो नस्ट इक्वेशन क्या होगी इधर? ई मेटल इज इक्वल टू ई नोट मेटल माइनस आर टी एन एफ एल एन 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक फॉर्म। रिडक्शन में ये जो कंसंट्रेशन है वो नीचे लिखते हैं। रिडक्शन की जो कंसंट्रेशन होती है वो नीचे लिखी जाती है, ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन वो ऊपर लिखी जाती है। याद दिलाता हूँ, इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि रिडक्शन में आयनिक फॉर्म इधर रहेगी ना, ऑक्सीडेशन में आयनिक फॉर्म इधर रहती है, तो प्रोडक्ट ऊपर की तरफ आया करता है और रिएक्टेंट नीचे की तरफ आया करता है, क्योंकि इधर ही आयनिक फॉर्म है, ये नीचे की तरफ आएगी। अब देखो यहाँ पर ई मेटल का मतलब क्या है? ई मेटल का मतलब है बेटा जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। ई नॉट मेटल का मतलब क्या है? ई नॉट मेटल का मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। ठीक है ना। उसके बाद आर, आर मतलब होता है बेटा जी गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी का मतलब होता है टेम्परेचर, और जैसे मैंने बोला टेम्परेचर जनरली स्टैंडर्ड ही रहता है, 298 केल्विन ही रहता है। ठीक है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर गेन हुआ। एफ का मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है भाई? 96,500। ठीक है ना। और एलन नेचुरल लॉग जिसकी वैल्यू होती है 2.303। जब इन सबको आप पुट करते हो ना, तो इन दी एंड आपका फॉर्मूला पेपर में डेरिवेशन नहीं आएगा, पेपर में आप सिर्फ ये लिख लेना ई मेटल इज इक्वल टू ई नोट मेटल माइनस 0.0591 बाई एन log 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक फॉर्म। और ये फॉर्मूला आप लोग कब लगाने वाले हो? फॉर रिडक्शन। फॉर रिडक्शन फायदा रहेगा, याद रख लेना इसको। ठीक है। अब मान के चलो कि उधर रिडक्शन नहीं हुई या उधर ऑक्सीडेशन हुई है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? ई मेटल इज इक्वल टू ई नोट मेटल माइनस 0.0591 बाई एन log कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन आयनिक फॉर्म। क्योंकि ऑक्सीडेशन में आयनिक फॉर्म राइट में चली जाती है, राइट में यानी प्रोडक्ट साइड, और प्रोडक्ट साइड को ऊपर लिखा जाता है। ठीक है। तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा आपका, अगर आपके सेल ने उधर क्या शो किया है, अगर आपके सेल ने उधर शो किया है ऑक्सीडेशन, फॉर ऑक्सीडेशन। मान के चलो पूरा सेल ही है, और अगर पूरा सेल है तो उधर ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, उधर रिडक्शन भी हो रही होगी, है ना। तो अगर आपका सेल है, सेल के लिए क्या रहेगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन log कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। क्योंकि सेल में तो दोनों रिएक्शन होगी ना भाई, सेल में तो दोनों रिएक्शन होने वाली हैं। तो ये फॉर्मूला आपका बेटा जी रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको आना चाहिए समझ में। बोलो तो एक एक एग्जाम्पल सबका करवा दूं, फील दिला दूं? फील दिलवा देते हैं। चलिए, तो जैसे कि हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं, और रिडक्शन ही दिखाई जाती है। आपको दिया गया है Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और वो क्या बन गया भाई? Cu बन गया। और यहाँ पर आपको दे रखा है ई नोट Cu2 पॉजिटिव बाई Cu इज प्लस 0.34 वोल्ट।
ठीक है बेटा। अब आप लोगों को इसका ईएमएफ निकालना है बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं, आपको दे रखे 0.01 मोलर, ठीक है। आयनिक फॉर्म की कंसंट्रेशन कुछ दी होगी चेंज में, तो यहाँ पर आप लोग यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ई मेटल इज इक्वल टू ई नॉट मेटल माइनस 0.0591 बाय एन लोग रिडक्शन में इधर लिखी जाती है आयनिक फॉर्म की इधर। ई नॉट मेटल यानी कि कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि कितना दे रखा आपको प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय एन लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन, ठीक है ना। इसकी आयनिक फॉर्म 0.01 इसका डेसिमल हटा दो, ऊपर 100 लग जाएगा। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 और लोग 10 की पावर 2 है। लोग के फॉर्मूलाज याद होंगे, लोग अगर m की पावर n है तो पावर आगे आ जाती है। तो अच्छा ये n कितना है, n मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है। तो बेटा ये आ जाएगा 0.34 माइनस 0.0591 बाई n कितना है इधर 2 है, और ये इधर आ जाएगा 2 log 10 की वैल्यू 1 होती है, 2 से 2 कैंसिल। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 0.34 और ये माइनस 0.0591, तो ये 9 और ये 0, ये 3 माइनस 5 इज 8, ये हो जाएगा 0.2809 वोल्ट। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा सबको, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब देखो बेटा जी, जनरली जो आपके क्वेश्चन आएंगे, रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव पेपर है और आते हैं क्वेश्चन, आए हुए भी हैं पहले, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कहीं अगर आप किसी वहम में हो कि नहीं सर मुझे तो लग रहा है कि आएगा नहीं, ऐसा नहीं है, पेपर में आने ही वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स आगे बढ़ंती। अब मान के चलो कि आपको एक सेल दे रखा है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ठीक है। और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, मान के चलो 0.01 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, ठीक है। इधर आपको दे दिया ई नोट Zn2 पॉजिटिव बाय Zn कितना होता है माइनस 0.76 वोल्ट, और इधर दे रखा है ई नोट, ओके क्या कर रहे हो, खत्म हो गई इसकी चार्जिंग। चलिए तो बात स्टार्ट करते हैं कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है जिंक का, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है किसका भाई, कॉपर का, ई नोट Cu2 पॉजिटिव बाय Cu दैट इज प्लस 0.34 वोल्ट। अब देखिए यहां से आपको कोई बोलता है कैलकुलेट EMF ऑफ सेल बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, आपको ये बोल दे रहा है। अब देखिए सेल की नर्स्ट इक्वेशन है, नर्नेस्ट नहीं, नर्स्ट इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, यहां पर सबसे पहले आप ई सेल लगाओगे। ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप नर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हो तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय n log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। अब देखो ई नोट सेल कितना होता है, पहले आपको ई नोट सेल निकालना होगा। ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। बेटा आपको पता नहीं चाहिए किस पर रिडक्शन हो रही है किस पर ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर आप कंपेयर करते हो इधर जिंक को जिंक के साथ, जैसे ये जिंक है, जिंक को जिंक से कंपेयर कर दोगे तो जिंक 2 पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मीन्स ये ऑक्सीडेशन है। और इधर क्या है कि इधर पॉजिटिव चार्ज आपका घट रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है मीन्स ये ऑक्सीडेशन नहीं है, ये क्या है रिडक्शन है। तो इधर कॉपर, ठीक है, और इधर ऑक्सीडेशन किस पर हो रही है, जिंक पे। तो कर दीजिए, ये कितना है प्लस 0.34 माइनस ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, जिंक पे, जिंक इज माइनस 0.76। तो इसको जब आप सिंपल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 0.34 प्लस 0.76 दैट इज 1.10 वोल्ट। और अगर किसी सेल का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल अगर पॉजिटिव आता है
इट मीन्स वो सेल हमारे पास पॉसिबल होता है अभी, पॉजिटिव आ रहा है तो। चलो बहुत शानदार। तो ई नॉट सेल पुट कर दीजिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना है 1.10 माइनस 0.0591 बाई एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑर्गेन दैट इज 2 log कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किस पर हो रही है जिंक पे, उसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दे रखी है। और 0.1 को लिखने का अच्छा तरीका रहेगा अगर मैं इसको लिख दूं 10⁻⁻1। और कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन, रिडक्शन कॉपर हो रही है, उसकी आयनिक फॉर्म की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है। और अगर आप उसको लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा 10⁻²। -1 से -1 कैंसिल, नीचे 10⁻⁻1 बचेगी, 10⁻⁻1 ऊपर जाके 10⁻+1 हो जाएगी और log 10 1 होता है। इसको सिंपल कर लेंगे और ये 0.0295 सिंपल आउट कर दीजिए 1.10 और ये -0.0295, ये 5, ये 0 एंड ये 9 - 2 इज 7, ये 0 1.0705 वोल्ट। और अगर मैं हल्की फुल्की यहाँ पर मैथमेटिकल मिस्टेक कर रहा हूँ, कर भी सकता हूँ, इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, पॉसिबल है। तो अगर गलती हो रही है तो मुझे क्षमा कर देना, आप उसको सही कर लेना। क्लियर है? तो ये बात होगी नस्ट इक्वेशन की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अब नस्ट इक्वेशन का लाइक एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इधर आप देख पा रहे हो एक और न्यूमेरिकल है Mg2 पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर, Cu2 पॉजिटिव बाई Cu इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.0001 मोलर। और यहाँ पर इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ई नोट सेल निकालोगे। ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, क्योंकि राइट में रिडक्शन होती है, एक शॉर्टकट कराया था लोन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होती है, राइट में रिडक्शन होती है। तो बेटा कॉपर की पोटेंशियल कितना दे रखा है 0.34, माइनस लेफ्ट में मैग्नीशियम दे रखा है -2.37, इसको सिंपल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 2.71 वोल्ट। इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हो, इसके बाद ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.0591 log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। अब ये है 2.71, ये -0.0591 by 2 log concentration which undergoes oxidation, ऑक्सीडेशन लेफ्ट में होती है, उसकी आयनिक फॉर्म की कंसंट्रेशन है 0.001। और इस 0.001 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई थिंक लिख सकता हूँ 10⁻⁻3। और इधर कॉपर 2 पॉजिटिव को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻4। ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑर्गेन कितने हैं बेटा, ध्यान दीजिए, इधर कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 0 से 2 इट मीन्स 2 का इंक्रीज है, और ये 2 से 0 इट मीन्स ये 2 का डिक्रीज है। जनरली ये डिफरेंस मैच करता है, और इन केस ये डिफरेंस मैच नहीं कर रहा है तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मान के चलो कि इधर 2 का डिफरेंस होता, इधर 3 का डिफरेंस होता, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर देते 2 × 3। बाकी डोंट वरी, इसके बाद एक विक्ट्री सीरीज आएगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल करेंगे। अभी तो इनका आइडिया देने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये 2.71 है -0.0591 by 2 log इसकी कंसंट्रेशन 10⁻³ 10⁻⁴। सिंपल आउट कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻1 ऊपर, ठीक है ना। और इसको सिंपल आउट करो 2.68 वोल्ट। अच्छा, अब अगली बात की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से ठीक है, नस्ट इक्वेशन का एक फायदा ये हो गया, और फायदा क्या हो सकता है सर इसका। अब बेटा जी आप इससे ना, अगर आपको नस्ट इक्वेशन आ गई है समझ में, तो आप डेल्टा जी निकाल सकते हो। डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। एंड एक कैलकुलेट कर सकते हो डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट इज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या होता है, -NF ई सेल, और ये क्या रहता है -NF ई नोट सेल। आई होप आपको पता है। N मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, F का मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है, F मीन्स होता है फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। कितनी होती है भाई, 96,500 कूलम। अच्छा, फैराडे कांस्टेंट बोला किसे जाता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को आप लोग क्या बोलते हो, फैराडे कांस्टेंट बोलते हो। ठीक है। अब देखो, जैसे कि अभी हमने ये किया है ना,
अब यहाँ से आप लोग ई सेल कैलकुलेट कर चुके हो, तो यहाँ से आप डेल्टा जी भी निकाल सकते हो। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस एन एफ ई सेल। एन कितने हैं 2, फैराडे कांस्टेंट 96, 500, और ई सेल कितना आया है 1.0705। इसको सिंपल आउट कर लेंगे। और अगर आपने जैसे यहाँ पर ई नोट सेल निकाला है, अगर कहीं पर आप ई नोट सेल निकाल चुके तो वहाँ पर डेल्टा जी नोट निकाल सकते हो। डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नोट सेल, एन 2 फैराडे कांस्टेंट 96,500, और ई नोट सेल कितना है बेटा 1.10। इनको सिंपल आउट कर लो। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक हो जाएगा यहाँ से। तो अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है, अगली बात आप लोग क्या कर सकते हो भाई, यहाँ सर आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ई नोट सेल। फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग के सी, लॉग के सी। और ये लॉग, ये जो के सी है, दिस के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बस वैल्यूज पुट करनी है और ये हमारे पास आ जाने वाला है। क्या है, घबरा रहे हो? तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है, नॉइस्ट इक्वेशन, इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। चलिए तो बात करते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की। और यहाँ पर एक टर्म आप लोगों को सुनने को मिलेगी, रेजिस्टेंस। ये आप बहुत ज़्यादा फिजिक्स में सुनते हो। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता, या फिर कह लीजिए रुकावट। ठीक है। एक होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मीन्स क्या होता है कि कितनी आसानी से कहीं से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, उसके फ्लो में वो सब्सटेंस कितनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है, कितनी रुकावट पैदा कर रहा है। क्या लिखा गया है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। और देखिए ये जो रेजिस्टेंस होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, कंडक्टर की लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप लोग क्या लिख सकते हो, दैट की रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्योंकि देखिए लेंथ जितनी ज़्यादा होगी एक कंडक्टर की, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में इतना टाइम लगेगा, उतनी मुश्किल आएगी अगर ज़्यादा लेंथ है तो। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा जितना होगा, इलेक्ट्रिसिटी इतनी इजीली फ्लो हो जाएगी। हम बात करें रुकावट की, तो ये उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1 एंड इट्स योर इक्वेशन नंबर 2। एंड फ्रॉम 1 and 2 आप लोग बोल सकते हो आर इज एल बाई 1 second. ओके। यहां से क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्षमा चाहता हूँ यार, ये सारे ना एप्पल के इकोसिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि सीरी एकदम से बोलने लग जाता है। ठीक है। यहाँ से आर का मतलब क्या है, यहाँ से आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। और यहाँ से रो का मतलब होता है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, या फिर दूसरे शब्दों में से क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और अगर आपको यहाँ से रो के लिए एक्सप्रेशन लेना तो ये क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, या फिर इसको कैप। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए बाई एल है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर, ओहम मीटर। लेट्स मूव। अगली बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टेंस। इसको सिंपल सी बात है, इट इज द ईज विद विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। कितनी आसानी से कहीं से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वही उसकी कंडक्टेंस होती है। एंड मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए तो कंडक्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी इज 1 बाय आर। एंड आर क्या दे रखा है आपको, आर इज, ये हो जाएगा 1 बाय रो
इधर L और ये A ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो G क्या हो जाएगा 1/ρ A/L एंड 1/ρ इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, इसे बोल देंगे इट इज कप्पा, इट इज कप्पा और ये A/L, ये G, ठीक है। इधर लिख देते हैं G इज कप्पा इंटू में A/L, वेयर कप्पा इज व्हाट, ये जो कप्पा होता है इसे बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर दूसरे शब्दों में से क्या बोलेंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो कप्पा को इधर रख लिया जी आप लोग, ये क्या हो जाएगा G इंटू में L/A एंड L/A इट्स सेल्फ अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है L/A को हम कांस्टेंट बोलते हैं, इट इज़ नोन एज G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और होता क्या है ये सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा G इंटू में G स्टार, ठीक है। G इंटू में G स्टार इज कप्पा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होंगी भाई, देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो इसकी जो यूनिट होंगी वो उल्टी होंगी किसकी यूनिट के, रेजिस्टेंस की यूनिट के, यानी कि ओहम इनवर्स, ओहम इनवर्स, या फिर इसे ओहम इनवर्स को क्या बोल सकते हैं मोहो बोल सकते हैं, साइमंस बोल सकते हैं, ठीक है। और अगली बात क्या हो जाएगी भाई इसकी यूनिट, हाँ, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, या कैप इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर मोहो मीटर इनवर्स, या फिर साइमंस मीटर इनवर्स। ये इसकी यूनिट हो जाएंगी बेटा कंडक्टिविटी की। अच्छा, कंडक्टिविटी जैसे कि आप लोग डिफाइन कर चुके हो, कंडक्टिविटी क्या होता है, देखिए जैसे कंडक्टेंस जो है वो इन्वर्स होता है रेजिस्टेंस का, सिमिलरली जो कंडक्टिविटी होती है वो रिवर्स होती है रेजिस्टिविटी का, इट इज़ द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसे बोलते क्या है कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या भी कह सकते हो आप लोग कंडक्टेंस भाई, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, किसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। फोकस कीजिएगा, यहाँ से आपको थोड़ी सी ज़्यादा फील आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास ये रोड्स लगी हुई हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है वो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो एक तरह से अगर आप इसे बनाना चाहोगे ना तो ये कुछ इस तरह से बन के दिखेगा आपको। फोकस कीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर रोड्स हैं और इन इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है भैया आपका 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम अगर आप निकाल लोगे, ठीक है, ये क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर आपका जितना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं उनकी जो कंडक्टेंस होती है उस कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है? या फिर ऐसा बोल सकते हो कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, मतलब एक ऐसा कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है। इवन लिखा भी यही गया है, कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इफ इट्स कंडक्टेंस व्हेन इट इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज
1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोलर कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं भाई? साधारण शब्दों में कंडक्टेंस ऑफ all the ions produced by 1 molar इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है कि नहीं? 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा या 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो आयंस बनते हैं उनकी जो कंडक्टेंस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं भैया? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू में 1000 बाय m, वेयर कप्पा इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एंड m इज मोलैरिटी। ठीक है, या फिर मोलर कंसंट्रेशन। याद रखिए मोलर कंडक्टेंस जो है इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये डाटा आपको हल्का सा याद रखना है। मोलर कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज करेगी कब? अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो या फिर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो। डाइल्यूशन से क्या हो जाता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन घट जाती है, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और याद रखिए ऑन डाइल्यूशन 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ऑन डाइल्यूशन कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी भाई? डिक्रीज हो जाएगी। सर क्यों डिक्रीज हो जाएगी? देखो यार, इसका एक सिंपल सा आंसर मैं बताता हूँ आपको क्यों होता है ऐसा। ओके, इधर बता देते हैं। अब देखो, अगर आप डाइल्यूशन करोगे ना तो ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आप लेके चलते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए डिफाइन करते हो ना, अब इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस घट जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज। ठीक है, डाइल्यूशन करने से इस वजह से जो कंडक्टिविटी है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वो घट जाती है ऑन डाइल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ेगा? कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ता है भाई? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इसको थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कोलरस लॉ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कोलरस लॉ की। इसको थोड़ी सी देर में डिस्कस करते हैं। कोलरस लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कोलरस लॉ बात करता है किसकी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। किसकी बात करने वाले हैं भैया? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये या फिर ये। यहां से इन 2 शब्दों का मतलब क्या है? लिमिटिंग या मोलर कंडक्टिविटी when concentration approaches to 0 और इसका मतलब क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी इज कप्पा इंटू में 1000 बाय m। m क्या होता है? n बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स बाई वी। वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो ना, कप्पा इंटू में 1000 बाय n इंटू में v। तो अगर डाइल्यूशन बढ़ता है, डाइल्यूशन बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है भैया? इंक्रीज हो जाती है। आपने ये लिखा ना, क्योंकि डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ाने से, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर कंडक्टिविटी के, तो वो घट जाती है। ठीक है, अब यहां से 2 केस होते हैं कि एक केस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का
और एक केस होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। इन दोनों ही केस में ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ये ज़्यादा इंक्रीज करती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में थोड़ा सा कम इंक्रीज करती है। अब क्वेश्चन राइज होता है, सर ऐसा क्यों होता है? देखिए, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लाइटली विद डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि एज मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेज, क्योंकि अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी, आयंस थोड़ा फास्टर मूव करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, देयरफॉर देयर इज अ लार्जर इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। क्या कह रहा हूं मैं? जब आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को उसका डाइल्यूशन बढ़ा देते हो, उसमें पानी ज़्यादा डाल देते हो, तो जो आयंस होते हैं ना वो फास्टली मूव करने लग जाते हैं, उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, फास्टली मूव करते हैं। अगर आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बढ़ती है, क्योंकि देखो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो स्टार्टिंग में ही कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, तो और आयंस तो उसमें टूट नहीं सकते। बट अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो तो वो बहुत कम डिसोशिएट होते हैं। तो जैसे जैसे आप उसका डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो वो धीरे धीरे और ज़्यादा डिसोशिएट होना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे और ज़्यादा डिसोशिएट होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगी, एज वेल मोबिलिटी भी बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर क्या बढ़ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में? मोबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है ना। और अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो तो इधर मोबिलिटी ऑफ आयंस तो बढ़ती ही है, यहाँ पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बढ़ रही है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम टूटते हैं, तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे वो ज़्यादा टूटते जाएंगे, और जब वो ज़्यादा टूटते जाएंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती चली जाएगी। चलो बहुत शानदार। अब अच्छा, कंडक्टिविटी की बात की गई है। कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेज ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेज, देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। जो कंडक्टिविटी है बेटा वो डिक्रीज कर जाती है। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? इसकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सा ग्राफ बनाया गया है, और अब की बार जो सैम्पल पेपर आया था उसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब देखो बेटा जी, आपने क्या किया है, ये क्या है? कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ है, ये कंसंट्रेशन का रूट है। अब आपको भी पता है कंसंट्रेशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी घटती है। आप इन दोनों केसेस में जाओ, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो दोनों की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो घटती जा रही है। हाँ, अगर आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। अब देखिए ये जो CH3COOH है ये हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और KCl क्या है हमारे पास? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज करती है, थोड़ी सी। जब डाइल्यूशन बढ़ता है कंसंट्रेशन घटती है, इस तरफ कंसंट्रेशन घट रही है तो इसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ती है, मोबिलिटी ऑफ आयंस। नहीं समझ में आई ये बात? भाई हमने एक ग्राफ बनाया, इधर है कंसंट्रेशन का रूट और इधर है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है मोलर कंडक्टिविटी घटती है, और अगर आप कंसंट्रेशन को घटाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि उधर सिर्फ मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ रही है, तो धीरे धीरे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर यहीं पर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एकदम से, क्योंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बढ़ती है और मोबिलिटी ऑफ आयंस भी बढ़ती है। ये हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसी के बारे में ज़्यादा विचार प्रकट किए किसने? कोलरिस जी ने। कोलरिस जी ने क्या बोला? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अनायन एंड कटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर आप कहीं पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो
इससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट किससे मिलके बनता है भाई? इलेक्ट्रोलाइट मिलके बनता है कटायन से एंड एनायन से। तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन के सम के इक्वल। जैसे कि मैं एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ ए बी। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। आप इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आप निकाल लोगे तो वो किसके इक्वल होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं। आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो ऑफ NaCl, तो वो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो ऑफ H2O, तो वो किसके इक्वल होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव। आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो ऑफ HCl, तो किसके इक्वल होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो डिपेंड करेगी कटायन एंड अनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के, उनका सम कर दो तो वो आ जाएगा। अगर आपको कोई बोलता है कि बताइए आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH के लिए एक्सप्रेशन देना है, तो आप कैसे दोगे? तो पहली बात लिखेंगे कैसे इसको? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कीजिएगा? आप एक जगह लिख लीजिएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। एक चीज ऐसे देख लीजिए जिसमें Na होता है, एक चीज ऐसे देख लीजिए जिसमें OH होता है, जैसे कि आपने देख लिया KOH होता है। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, इधर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव। अब ठीक है, आपको जरूरत है Na की और जरूरत है OH की, आपको जरूरत नहीं है Cl की और K की। तो इसके लिए आप लोग क्या कर दोगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl लिखोगे और उसके लिए एक्सप्रेशन दे दोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1, इट्स योर इक्वेशन नंबर 2, इट्स योर इक्वेशन नंबर 3। तो ऑपरेशन क्या लगाओगे? You have 14. अरे भाई 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 Until सो सॉरी बेटा। चलिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए ऑपरेशन क्या लगाओगे आप लोग? ऑपरेटिंग 1 + 2 - 3। ठीक है ना, 1 और 2 को प्लस कर दोगे और माइनस कर दोगे 3 को, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो इसके साइन चेंज हो रहे होंगे। ठीक है ना, और जब इसके साइन चेंज हो रहे होंगे तो कैंसिल भी हो सकता है, और हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ Na एंड OH, और इसकी ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपको एक्सप्रेशन देना था। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए इससे आपको फायदा क्या हो जाता है। जैसे एक जगह देखो आपको बोला गया है सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ वाटर के लिए कैलकुलेट करना है। तो क्या रहेगा? H2O को कैसे लिखोगे? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो आप ऐसी चीज देखोगे जिसके अंदर H पॉजिटिव होता हो, जैसे कि HCl है, OH होता हो जैसे कि NaOH है। अब इसके अंदर H है और OH है, ये तो आपको चाहिए, NaCl आपको नहीं चाहिए, तो आप एक जगह पे लिख दोगे ये और इसको माइनस कर दोगे। क्लियर है कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे पहला बढ़िया काम क्या कर सकता है भाई? सबसे पहला और सबसे बढ़िया काम, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कोलरस लॉ की ही हेल्प ली जाती है। जैसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड आपके पास क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl, CH3, COO। इसको कैसे लिख सकते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3, COO। तो क्या हो जाएगा? NaCl को क्या लिखोगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव
प्लस Cl नेगेटिव एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, इसको ब्रेक करोगे तो CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव। ठीक है, इनकी कुछ वैल्यूज आपको दे रखी होंगी। ठीक है भाई, अब अगली बात क्या कर रहा है, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है आपको, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है भाई हमें, वी हैव टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। इसको क्या लिखेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। अब आप देख लीजिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। कॉमन सेंस है, आपको CH3COO चाहिए जो कि इक्वेशन नंबर 3 में है, आपको H चाहिए जो कि इक्वेशन नंबर 2 में है। ठीक है, ये तो आपको चाहिए CH3COO और H, ये आपको नहीं चाहिए, तो ये इक्वेशन नंबर 1 में है, माइनस कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है ना, और सेम जो ऑपरेशन है आप वैल्यूज पे लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, ये NCERT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए, इसको अगले पेज पे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ज़्यादा फील आ जाएगी। देखिए, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको क्या दे रखी है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज दिस, कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कापा इंटू में 1000 बाय m। अब कापा कंडक्टिविटी दे रखी है आपको दिस वन 0.0248 इंटू में 1000 और मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.20, सिंपल आउट कर लोगे 124। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन सकते हैं। ओके नेक्स्ट आपकी किस तरह से हेल्प करता है कोलर्स लॉ इन द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर कहीं पर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, जैसे कि अभी कैलकुलेट की थी डेल्टा m हमने, एंड मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू 0, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो कि आपके किससे कैलकुलेट कर सकते हो, कोलर्स लॉ से। किससे, कोलर्स लॉ से। ठीक है, और उनका रेशियो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगली ये आपकी किस तरह से हेल्प करता है इन द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज Kc, फॉर्मूला क्या रहेगा, C अल्फा स्क्वायर टू द 1 माइनस अल्फा, वेयर C इज कंसंट्रेशन एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि आपने ऊपर से कैलकुलेट किया है। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इन दोनों से रिलेटेड, सो दैट कि आपको थोड़ी सी ना फील आए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of acetic acid if its molar conductivity is 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोलर इनवर्स। एंड देखिए, अगर आपको क्या कैलकुलेट करनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो क्या पता होना चाहिए भैया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कैलकुलेट करते हो अल्फा, ये होगा मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू 0। ये कितनी दे रखी है आपको, मोलर कंडक्टिविटी 39.05 एंड मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी है भाई, देखिए ये डाटा गिवन है। अब एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, तो वो कैसे आएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। CH3COO नेगेटिव के लिए आपको दे रखा है 40.9 एंड H पॉजिटिव के लिए दे रखा है आपको 349.6 एंड इसको करोगे तो 390.5 कुछ आ जाएगा, तो 390.5 इसको सिंपल आउट कर लेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा भाई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आपने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात की, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं।
तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में अगर हम बात करते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो ज़्यादा आयंस में टूटेगा, उधर जो कंडक्टेंस होगी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। याद रखिए, लार्जर द नंबर ऑफ आयंस मोर इज कंडक्टेंस। अगला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए आपने कौन सा सॉल्वेंट लिया, मान के चलिए आप एक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के अंदर डिजोल्व करा रहे हो, एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप बेंजीन के अंदर डिजोल्व करा रहे हो, तो बेंजीन के अंदर वो डिजोल्व नहीं होगा, वो डिजोल्व होगा वाटर के अंदर। ठीक है, तो द इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज इन वाटर बट नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन बिकॉज वाटर इज पोलर। तो यहाँ पर वाटर में उसकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है, कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा होने वाली है। उसके बाद है लाइक सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्शन ज़्यादा है, वहाँ पर भी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, क्योंकि देखो जब तक वो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेंगे। लार्जर द सॉल्वेशन ऑफ आयंस लेसर इज द कंडक्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात की थी या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की केस में बात की थी। जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो क्या हो जाता है, उनके पास एनर्जी आती है, वो फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी जल्दी टूटते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, सो नंबर ऑफ आयंस एज वेल एज द स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीजेज। उसके बाद है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से क्या होगा, एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ आयंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज देयर स्पीड इंक्रीजेज, सो कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। ये केस मैं अभी बता के हटा हूँ, डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है, आयंस बढ़ते हैं और उनकी मूव करने की स्पीड भी बढ़ जाती है। क्लियर होता है, आई थिंक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है बेटा जी, आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए बेटा, इसके लिए मैं एक शॉर्टकट, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, दो सब्सटेंस विच डिसोशिएट इनटू आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। अब देखो मान के चलिए NaCl है, ठीक है, इसका एक शॉर्टकट होता है पैनिक। पैनिक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड। कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये एनोड होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो कैथोड होता है। ठीक है, अब जैसे कि NaCl है बेटा, अगर आप NaCl को ब्रेक करना चाहोगे तो NaCl किस में ब्रेक होगा बेटा जी, NaCl आपका ब्रेक होने वाला है Na पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में। कटायंस मूव टू कैथोड, कटायंस किधर जाया करते हैं, कैथोड की तरफ, और एनायंस किधर जाया करते हैं, टुवर्ड्स एनोड। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पर रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है ब्रो, कैथोड पर रिएक्शन होती है रिडक्शन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का गेन करके Na एट कैथोड बनने वाला है प्रोडक्ट में, Na एट कैथोड, एंड Cl इलेक्ट्रॉन का लूज कर देगा तो Cl2 एट किधर बनेगा, एनोड पे। मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि आपको कोई बोलता है फ्यूज्ड KBr है, फ्यूज्ड KBr है, तो बताइए क्या होगा। आपको पता है कि किस में ब्रेक होने वाला है, ये ब्रेक हो जाएगा आपका K पॉजिटिव में एंड Br नेगेटिव में। अब K पॉजिटिव है तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा कैथोड की तरफ और ये जाएगा बेटा जी एनोड की तरफ। अब कैथोड की तरफ कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पर रिएक्शन होती है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है, इधर होता है एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये Br नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बन जाएगा, हाफ Br2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो Br2 एट एनोड, और ये K पॉजिटिव क्या करेगा, रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन करके क्या बन जाएगा, K बन जाएगा। आप लोग लिख सकते हो K एट कैथोड। ये है आम जिंदगी। अगर आपको कोई एक इलेक्ट्रोलाइट दिया है फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट में तब कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होने लगती है, अगर यही KBr आपको दे दिया गया होता, KBr एक्वस दे दिया गया होता, तो KBr किस में ब्रेक होगा, K पॉजिटिव में, Br नेगेटिव में, एंड H2O किस में ब्रेक होता, H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। तो अभी कैथोड पर जाने के लिए दो एलिजिबिलिटी है।
के पॉजिटिव भी जाएगा कैथोड पर, एच पॉजिटिव भी जाएगा। अब कौन उधर रिएक्शन करेगा, अगर के रिएक्शन कर गया तो के, और एच रिएक्शन कर गया तो H2, और ये जाएंगे किधर, एनायंस है, एनायन जाते हैं एनोड की तरफ, ये किधर जाते हैं एनोड की तरफ, ये जाते हैं कैथोड की तरफ। तो इनमें से अगर Br चला गया तो Br2 बन जाएगा, एंड OH चला गया तो ये बना देगा O2। अब इनमें से बनेगा कोई एक ही, या तो K बनेगा या H2 बनेगा कैथोड पर, या फिर Br2 बनेगा, O2 बनेगा एनोड पर। अब इसके लिए आप लोगों ने एक सिंपल सी क्या करनी है, ट्रिक करनी है, ठीक है। अब देखिए, टू गेट प्रोडक्ट एट कैथोड, अगर आपको कैथोड पर प्रोडक्ट बनाना है तो क्या होगा, प्रोडक्ट कैथोड पर कौन बना पाएगा, जिस कैथोड पर रिडक्शन होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो अब आप देख लीजिए कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल किससे ज़्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज हाइयर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कटायंस ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13। सो रिडक्शन ऑफ H2O अकर्स एट कैथोड। यहाँ पर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो अगर कहीं पर देखिए H पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, तो इनमें से रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा H का है, तो कैथोड पर ये जाएगा और आपको क्या देखने को मिलेगा, H2 एट कैथोड। सिंपल वे में भी समझाऊंगा। अगले केस में चलिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O इज लोअर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर कटायंस like Cu2 positive, Ag positive, Au3 positive, Cd2 positive, Zn2 positive. So reduction of H2O doesn't occur at cathode. यहाँ पर H2O का रिडक्शन नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी सी वाइब्स आपको थोड़ी ज़्यादा आ जाएंगी। ओके, बहुत शानदार। देखो, कैथोड पर जाने के लिए दो कटायंस में कंपटीशन हुआ, एक तो Na पॉजिटिव में और एक H पॉजिटिव में। ऑब्वियसली H पॉजिटिव वाटर से आया होगा, तो यहाँ पर वाटर विनर होगा और आपको प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है, H2 एट कैथोड। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर है Ag पॉजिटिव, कैथोड पर जाने के लिए दो में कंपटीशन हो गया, Ag पॉजिटिव में और H पॉजिटिव में। यहाँ पर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, Ag यहाँ पर विनर होगा, तो यहाँ पर इन दोनों के केस में कौन मिलेगा कैथोड पर, Ag। यही तो आप लोगों ने लिखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर जो है हाइयर होता है इनसे, और इनसे रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इधर ये रिडक्शन शो करेगा और H2 बनाएगा। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल इनसे कम है, Cu से, Ag से, Au से, इनसे कम है, तो ये उधर रिडक्शन शो नहीं कर पाएगा। देखो ना यार, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, जो सीरीज में उससे ऊपर थे उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम था तो वो रिडक्शन शो नहीं करेंगे, वहाँ पर हाइड्रोजन रिडक्शन शो करेगा और वो H2 बना लेगा। जो उससे नीचे थे उनका रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है, वो रिडक्शन शो करेंगे और वहाँ पर H2 नहीं बन पाएगा। शायद आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को याद कराया था, क्या याद कराया था, हाँ मैंने कुछ ये याद कराया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दोज मेटल हैविंग नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल लिबरेट H2 गैस, ऐसा लिखवाया था, इसी वन शॉट में लिखवाया था। अगली बात करते हैं, बहुत शानदार सर। अब प्रोडक्ट एट एनोड, एनोड पे प्रोडक्ट कौन बनाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज हाइयर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ F नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, H2O3 2 नेगेटिव एटसेट्रा। सो ऑक्सीडेशन, अब इसका देखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, वाटर जीत जाएगा। और जब वाटर ऑक्सीडेशन शो कर रहा होगा तो O2 बना रहा होगा, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज लोअर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो ये जीत जाएंगे एंड ये बनाने वाले हैं। क्या है, F नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, H2O3 2 नेगेटिव से तो ज़्यादा है इसका, तो O2 बनेगा, यहाँ पर O2 नहीं बन पाएगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ सो दैट कि तुम्हें थोड़ी सा फील आए। बाकी देखो बेटा एग्जांपल है, और डीपी पे आप लोगों को मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंजाब सर के नाम से है, जिससे कि आपको इस टॉपिक की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा इस वन शॉट को 2-3 बार देखना सो दैट ज़्यादा वाइब्स आए, और नोट्स देख लेना। देखो अब दो बंदों में कॉम्पिटिशन हो गया, OH नेगेटिव में और F नेगेटिव में। OH नेगेटिव वाटर से आया है, यहाँ पर एनोड पर जाने के लिए, एनोड पर जाने का मतलब क्या है कि रिडक्शन कौन शो करेगा, ऑब्वियसली ये शो करेगा, तो O2 एट एनोड। अगर एट एनोड की बात करें तो इनमें से कौन विनर है, वाटर का रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Br नेगेटिव से कम होता है, यहाँ पर Br जीत जाएगा, तो इधर क्या मिलेगा इन दोनों में से, Br2 एट एनोड। ठीक है बेटा, अगर फ्यूज्ड है तो सिंपल है, NaCl की फ्यूज्ड है तो Na एट कैथोड, Cl2 एट एनोड। बट अगर एक्वस हो जाए तो वाटर के केस में आप लोग ये देखोगे कि कहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है।
अगर वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वाटर का प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीडेशन वाला, दैट इज O2, ठीक है। और कहाँ पर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, रिडक्शन यानी कि H2 बनेगा, H पॉजिटिव कैथोड पे जाएगा, रिडक्शन होगी, H2 बनेगा। और अगर उसका कम है तो H2O2 नहीं बन पाएंगे, जिसका उससे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है वो जीत जाएंगे। एंड ये हमारा पूरे का पूरा चैप्टर खत्म होता है बेटा। हमने एक एक टॉपिक कवर किया है, थोड़ा सा घुसे हैं हम, ठीक है, डिटेल में। आप देख लेना, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है भारत पंचाल 92 के नाम से, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।